वेलकम टू स्टडी जीके टू सक्सेस। अगर आप यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। आज का वीडियो जो है हमारा वो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का पार्ट 10 होने वाला है, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का पार्ट 10। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कहता है, कितनी बार कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? फॉर हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पहला ऑप्शन कह रहा है 1 बार, दूसरा 2 बार, तीसरा 3 बार और जो चौथा ऑप्शन कह रहा है वो कोई सीमा नहीं है, यानी नो लिमिट। आंसर है इसका नो लिमिट। ओके, कोई कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है भारत का। ओके, कोई सीमा नहीं है, नो लिमिट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार द्वारा कितने स्वतंत्रता की गारंटी है? कितने स्वतंत्रता की गारंटी है? हाउ मेनी फ्रीडम्स आर गारंटीड बाय आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम? कितने स्वतंत्रता? पहला 3, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 4 और तीसरा ऑप्शन कह रहा है 5 और चौथा ऑप्शन कह रहा है 6। आंसर है इसका 6, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब वो 6 है कौन देख लेते हैं। पहला भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, दूसरा बिना हथियारों के इकट्ठा होने के लिए, तीसरा संघ या यूनियन बनाने के लिए और चौथा पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने के लिए, यानी ट्रांसफ़र होने के लिए। और बाद में 5वां कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने के लिए। और 6वां कहता है किसी भी पेशे का अभ्यास करना या किसी व्यापार या व्यवसाय को करना। मतलब ये अधिकार है। ये है हमारी 6 फ्रीडम। ओके, स्वतंत्रता। आंसर क्या है हमारा? डी 6। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? ओके, टिल नाउ द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अमेंडेड फॉर हाउ मेनी टाइम्स? कितनी बार हुआ है? पहला कह रहा है कभी नहीं, और दूसरा कह रहा है 1 बार, तीसरा कह रहा है 2 बार और चौथा कह रहा है 3 बार। तो इसका आंसर है वो है 1 बार, वंस। अब वंस है। अब इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। अब मैं बता देता हूँ आपको। मैं आपको 2 बताऊँगा, एक आपको कमेंट करके बताना है। अब एक है सोशलिस्ट, दूसरा है सेक्युलर और तीसरा आप बताएंगे। अब मैं हिंदी में बताता हूँ, समाजवादी और दूसरा धर्मनिरपेक्ष, तीसरा आप कमेंट करके बताइए। ओके, बताइए, अभी कमेंट करिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सिंधी भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? सिंधी लैंग्वेज वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन 8th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर? कौन से साल इसको जोड़ा गया था सिंधी भाषा को हमारे 8वीं अनुसूची में? ओके, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के। पहला ऑप्शन कह रहा है 1957, दूसरा कह रहा है 1967, तीसरा 1969 और चौथा कह रहा है 1968। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 1967, ऑप्शन बी 1967। ओके, अब आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। जो सेलेक्टेड लैंग्वेजेस होते हैं जो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं किसी भी स्टेट में, वो 8th शेड्यूल में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में होते हैं। ओके, ओरिजिनली ये 14 लैंग्वेजेस थे बस 8वें शेड्यूल में, यानी 8वीं अनुसूची में, लेकिन बाद में कई बार संशोधन हुए तो इसमें कई और भी लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। तो जो पहला संशोधन हुआ इस संदर्भ में वो 21st अमेंडमेंट हुआ, यानी 21वीं अपने संशोधन हुआ था 1967 में। तो उस समय जोड़ा गया था सिंधी भाषा को। अगली बार कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली लैंग्वेजेस को 1992 में 71st अमेंडमेंट के दौरान इसको जोड़ा गया था। और जो 92nd अमेंडमेंट हुआ था 2004 में, उसमें बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ठीक, ये जोड़े गए थे। ओके, हमारा आंसर क्या था? हमारा आंसर था बी 1967। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारतीय संविधान में किस तारीख को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? ऑन विच डेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली साइन बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कौन से तारीख को सिग्नेचर हुआ था, यानी हस्ताक्षर हुआ था? ध्यान दीजिएगा, हस्ताक्षर हुआ था। ओके, तो कह रहा है पहला कि नवंबर 26, 1949। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था, सिग्नेचर नहीं हुआ था। ओके, दूसरा कह रहा है कि जनवरी 24, 1950, यानी जनवरी 24, 1950। तो आंसर हमारा यही है, 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हुए थे। हस्ताक्षर, ओके, यानी सिग्नेचर्स, ओके, साइंड हुआ था। और 26 जनवरी को इसे मतलब जारी कर दिया गया था, जिसे हम रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं। ओके, हमारा आंसर क्या है? बी। ओके,
बी जनवरी 24, 1950। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? अब सिंगल सिटीजनशिप होता क्या है पहले आपको मैं ये समझाता हूँ। माना कि कोई एक देश है, ठीक, अब उस देश में के कई हिस्से हैं, जैसे माना कि कोई एक स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट। तो सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये हुआ कि कोई एक इंडिविजुअल है, ABCD कोई भी है, तो उस इंसान को उस देश का नागरिक बोला जाएगा, ना कि उस जगह का। ओके, तब हो जाता है एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप। जैसा कि हमारे भारत में है, हम इंडियन हैं, उत्तर प्रदेशियन नहीं है, ठीक, इस ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो नागरिकता है वो है एकल, सिर्फ एक है, यानी अपने भारतीय हैं हम लोग। तो ये जो ये नियम जो है एकल नागरिकता का, ये कहाँ से लिया गया? भारत के संविधान में। तो बता देते हैं। पहला कह रहा है कि ब्रिटेन, दूसरा कह रहा है कनाडा, तीसरा कह रहा है 1, 2 दोनों, और डी कह रहा है USA। तो आंसर है इसका ब्रिटेन। ब्रिटेन से ये एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लिया गया इंडिया में। ओके, अब USA में क्या होता है? USA में ऐसा नहीं है। USA में आपका डुअल ये नागरिकता है, यानी डुअल सिटीजनशिप है, यानी यहाँ पर 2 नागरिकता होती है। जैसे कि कोई जगह का रहता है तो वहाँ का भी वो नागरिक कहलाएगा, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, हम सब भारतीय हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? हु अमंग द फॉलोइंग कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स को कौन सस्पेंड कर सकता है, निलंबित कौन कर सकता है? पहला ऑप्शन कह रहा है पार्लियामेंट, दूसरा प्रेसिडेंट, तीसरा प्राइम मिनिस्टर, चौथा सुप्रीम कोर्ट। तो जो आंसर है वो है प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। और ये कब होता है? जब इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी के समय राष्ट्रपति ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। और इमरजेंसी का सिचुएशन कब आता है? जब कोई बाह्य आक्रमण हो, ठीक, कोई वार का सिचुएशन हो, और जब आंतरिक जो होता है वो सशस्त्र विद्रोह हो, यानी शस्त्र के साथ विद्रोह हो, तब जाके ये राष्ट्रपति जो है वो लगा सकते हैं ये इमरजेंसी का समय, और उस समय मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस पर महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं करता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड फॉर इम्पीचमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसका इम्पीचमेंट नहीं हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार? मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में किसके इम्पीचमेंट के बारे में नहीं बोला गया है? ओके, इम्पीचमेंट यानी महाभियोग, हटाने का प्रक्रिया। पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा कह रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तीसरा कह रहा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चौथा कह रहा है गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट, यानी राज्यपाल। ओके, तो जो आंसर है वो क्या है? राज्यपाल। किसी भारतीय राज्य का जो राज्यपाल है उसके ऊपर महाभियोग चलाने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ठीक, बाकी सब में सबका इम्पीचमेंट का प्रावधान अपने संविधान में है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो राज्यपाल को उस तरीके से इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो महाभियोग है उसके ऊपर नहीं चला सकता, लेकिन इसका टेन्योर फिक्स रहता है 5 साल का, और ये प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ही अपना ऑफिस होल्ड करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं कि भारत का संविधान कहता है कि राज्य किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में किसी भी पद या नियुक्ति को आरक्षित कर सकता है। किसी भी पद या नियुक्ति को आरक्षित कर सकता है पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में। ओके, ध्यान दीजिएगा, जो उस राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है, तो उसकी मतलब उसकी नियुक्ति को आरक्षित कर सकता है। यह कौन तय करता है कि नागरिकों को के ऐसे वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं? आशा करते हैं आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में ये कहा जाता है कि जो नियुक्ति है उसमें आरक्षण हो सकता है। अगर आरक्षण कब हो सकता है? अगर उस क्षेत्र में, उस सेवा में पर्याप्त रूप से उसका प्रतिनिधित्व नहीं है। ओके, तब लेकिन अब ये पता लगाना है कि प्रतिनिधित्व पर्याप्त है या नहीं है, वो किसका काम है? पर्याप्त प्रतिनिधित्व उस सेवा में उस ग्रुप का, उस पिछड़े वर्ग का है या नहीं है, ये कौन करता है? उस पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं, ये कौन पता लगाता है? ओके, तो ऑप्शन कहता है कि राज्यपाल, बी कहता है भारत के राष्ट्रपति,
और सी ऑप्शन कहता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, और डी कहता है स्वयं राज्य यानी स्टेट इटसेल्फ। तो इसका जो आंसर है वो है स्टेट इटसेल्फ। जो राज्य वो स्वयं ये निर्धारित करता है कि उस ग्रुप का प्रतिनिधित्व उस सेवा में पर्याप्त है या नहीं है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का एक अधिनियम, ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं हो सकता। अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं हो सकता क्या? संसद का एक अधिनियम। तो ये किसके ऊपर, ये किसका अधिकार है? ये ठीक, किसका ये निर्देश देने का अधिकार है, ये हम लोग को पता लगाना है। तो विद रेफरेंस टू द शेड्यूल्ड एरियाज, हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू अ शेड्यूल्ड एरिया। एक शेड्यूल्ड एरिया में उसका एप्लीकेशन नहीं हो सकता है। ये इसका राइट किसके पास है? पहला कह रहा है ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति, दूसरा कह रहा है राज्य के राज्यपाल, तीसरा कह रहा है भारत की संसद, और चौथा कह रहा है राज्य का विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। तो इसका जो आंसर है वो है गवर्नर ऑफ स्टेट। ये गवर्नर का पावर है कि वो अगर जो अधिनियम है यानी कि जो एक्ट है, ओके, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, वो किसी शेड्यूल्ड एरिया में अप्लाई करना है कि नहीं करना है, वो उसका राइट रखता है। या कई बार ऐसा होता है कि उस एक्ट को मॉडिफाई करके उस शेड्यूल्ड एरिया में अप्लाई करवाना, मतलब इसका हक होता है, इसका अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? यह निर्देश देने का अधिकार किसका है? वो है गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। उस स्टेट के गवर्नर का ये अधिकार है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ, और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, कि आपको मज़ा आया कि नहीं, और देखते रहिए स्टडी एजुकेट सक्सेस। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।